जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। तो अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग गांधी जी के आंदोलन के बारे में पढ़े थे, जैसे असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ बातें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले बता देते हैं, फिर हम इसको आगे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ देंगे, ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए। तो आइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म सब लोग जानते होंगे 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इनके गुरु थे सी आर दास, इनके गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने 1920 में जो है आपका इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। और लेकिन क्या कहते हैं, 1921 में इन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। 1920 में पास किए थे और 1921 में त्याग पत्र दे दिए थे, और फिर राजनीति में प्रवेश कर गए थे। फिर 1938 में गुजरात के हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। फिर 1939 में एमपी के त्रिपुरी में महात्मा गांधी के पट्टामी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन इस अधिवेशन में मतदान जो है इनको ज़्यादा मिल गया था। मतदान द्वारा अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, जिस कारण गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया था। और फिर कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया थे उस समय। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से फिर क्या थे, मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे, और एक अलग पार्टी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका 1939 में बनाया गया था, उसकी स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया था। और इसी कांग्रेस की खाली पद को भरने वाले कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद उस समय थे। और फिर 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल भी जाना पड़ा था। और फिर 1931 में 1931 में फिर वो जेल से रिहा हो गए, और फिर जर्मनी में हिटलर से मिलने चले गए थे। सॉरी दोस्तों, 1940 में वो जेल में गए थे और 1941 में रिहा हुए थे। ठीक है, और फिर हिटलर से मिलने चले गए थे। फिर हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी जब मिलने गए थे, तो उसी समय। और हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर रखे थे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। और इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग दिए थे। कहाँ पे? आपका जापान में जाकर के दिए थे। साथ ही अंडमान निकोबार ने सुभाष चंद्र बोस को उपहार दिए थे। ठीक है, कौन ये दिए थे? हिटलर जो है वो दिए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम जो है शहीद एवं स्वराज कर दिया था। और फिर सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया था, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में यही कुछ बातें थी। तो आइए हम लोग इसको फिर पढ़ते हैं, फिर आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, कटक, उड़ीसा के कटक में। ये आईसीएस अधिकारी बने, किंतु मुख्यतः सी आर दास के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। अभी बोले इनका गुरु कौन थे? सी आर दास ही इनका गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? सी आर दास। तो उन्हीं के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिए इन्होंने इस्तीफा, लेकिन फिर भाग लिए, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस भी समाजवादी विचारधारा का गहन प्रभाव था, और वे पूर्ण स्वराज के समर्थन थे। स्मरणीय है कि जब 1928 की नेहरू रिपोर्ट पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, तो नाराज होकर नेहरू व सुभाष ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग स्थापित किया। और फिर 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि हरिपुरा गुजरात में है, के अध्यक्ष चुने गए, और पुनः 1939 में त्रिपुरी एमपी में गांधी के प्रत्याशी पट्टामी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने। अभी अभी बताए थे दोस्तों। किंतु मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बना दिया। और फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस पर नजरबंदी लागू किया, किंतु
किंतु वह किंतु वह हृदम भेष बना करके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दोस्तों समझ नहीं आ रहा। फिर जर्मनी पहुंचे, अभी अभी जो बता दिए। फिर जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की है। और यह हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस में संयुक्त प्रयासों से अंग्रेजों को शिकस्त देने की चर्चा की और जर्मनी में भारतीय भारतीय युद्ध बंद सैनिकों को लेकर लीजर ऑफ आर्मी का गठन किया। और पहली बार हिटलर ने ही उन्हें नेताजी कहा। किंतु हिटलर सारा ध्यान जर्मनी में देख रहा था सारा ध्यान जर्मनी में दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस वहां से निकलकर जापान की ओर चले। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल, जो कि काफी चर्चित रही थी। और फिर आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन व जापानी सैन्य अधिकारी फलिवाड़ा के मस्तिष्क की उपज है और आजाद हिंद फौज मानी जाती है। कैप्टन मोहन के दिमाग की उपज मानी जाती है आजाद हिंद फौज। वही पेज दोबारा है दोस्तों, इधर देखते हैं। जब भारतीय युद्ध बंद सैनिकों को लेकर इस फौज के गठन का विचार किया गया तो 1940 में रास बिहारी बोस ने जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज लीग का नेतृत्व संभाला। और इसी के दूसरे सम्मेलन के दौरान आजाद हिंद फौज की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। फिर 1943 में सिंगापुर में जब सुभाष ने फौज का नेतृत्व संभाला और यहाँ अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की तो यह फौज अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा। बोस ने फौज को मुख्यतः गांधी, नेहरू व आजाद नामक ब्रिगेड में बांटा और बाद में सुभाष ब्रिगेड भी गठित किया गया। 1940 में रासबिहारी बोस ने भी जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज लीग का नेतृत्व संभाला। और इसी के दूसरे सम्मेलन के दौरान आजाद हिंद फौज की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। 1943 में सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र ने फौज का नेतृत्व संभाला और यहाँ अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की तो यह फौज अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा। बोस ने फौज को मुख्यतः गांधी जी, नेहरू और आजाद नामक ब्रिगेड में बांटा और बाद में सुभाष ब्रिगेड भी गठित हुआ। और साथ ही महिला ब्रिगेड के रूप में रानी झांसी ब्रिगेड की भी स्थापना हुई, जिसका कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। आजाद हिंद फौज ने जापान की मदद से भारत को आजाद कराने का लक्ष्य रखा और इसी दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया। और फौज को आगे बढ़ने के दौरान ही गांधी को संबोधित करते हुए उन्हें पहली बार फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा गया। फौज ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर क्रमशः उसका नाम शहीद व स्वराज कर दिया। इसके बाद शहनवाज खान के नेतृत्व में इम्फाल अभियान किया गया, किंतु यह असफल रहा और निम्नलिखित कारणों से फौज की कार्यवाही समाप्त हो गई। जापानी अधिकारियों का बदलता व्यवहार। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस के आकस्मिक रूप से लापता होने से भी फौज नेतृत्व विहीन हो गया। मुखर्जी आयोग अंतिम आयोग था सुभाष चंद्र बोस का। लाल किला केस देख लेते दोस्तों हम थोड़ा सा। फौज के 3 अधिकारी प्रेम सहगल, शहनवाज खान व जी.एस. दिल्लन को गिरफ्तार कर 1945 में ही उन पर लाल किला केस चलाया गया। और इसके दौरान लोग उनके सांप्रदायिक तनावों को भूलकर ब्रिटिश सत्ता के प्रति विद्रोही होने लगे हैं। इन अधिकारियों का केस लड़ने के लिए सभी प्रमुख वकीलों की एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की। भूला भाई देसाई ने
1944 में लियाकत अली के साथ मिलकर भारत व पाकिस्तान संबंध कैसा होगा इस पर विचार किया था जिसे लियाकत देसाई फार्मूला कहा गया। शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज से यह विद्रोह आरंभ हुआ और शीघ्र ही कलकत्ता, कराची व अन्य जहाजों पर जा पहुंचा। वस्तुतः बीसी दत्त नामक नौसैनिक ने आईएनजी तलवार की दीवार पर भारत छोड़ो लिखा तो अंग्रेजों ने उसे कड़ी सजा सुनाई और इसी के विरोध में नौसैनिक विद्रोह आरंभ हो गया। वस्तुतः ये नाविक पहले से ही अपमानजनक टिप्पणियां, नस्लीय भेदभाव या अखाद्य भोजन के कारण असंतुष्ट बने थे। नौसैनिकों ने एम एस खान के नेतृत्व में एक हड़ताल समिति का गठन किया और यह विद्रोह इतना तीक्ष्ण था कि ब्रिटिशों को पहली बार अंग्रेजी नौसेना बुलाने की धमकी देने पड़ी। नौसैनिक विद्रोह के दौरान कांग्रेस, मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और अंततः पटेल व जिन्ना के समझाने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में इस विद्रोह की जांच के लिए शोर समिति का गठन किया गया। अब्दुल राशिद सैनिक गिरफ्तार, सांप्रदायिक मुस्लिम व भारत विभाजन थोड़ा सा देख लेते दोस्तों इसको भी हम लोग। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हमारी राजनीतिक एकता को तोड़ने का प्रयास किया। पहले उन्होंने हिंदुओं को अपने पक्ष में करना चाहा, किंतु 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक भारतीय मुसलमान प्रकाशित होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान मुस्लिम तुष्टीकरण पर दिया। जे.एस. मिल द्वारा भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा जाना था। इतिहास को कलंकित कर दिया और अब अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि उन्हें सच्ची ही तैशी है तथा अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद का उन्हें सहयोग मिला। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग बकाल उल मुल्क की अध्यक्षता में अंग्रेजों का समर्थन पाने में सफल हुई और 1907 के लीग अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां ने की और यहीं पर बंग भंग का समर्थन किया। मोहम्मद इकबाल पहली बार अलग से राष्ट्र मांगे थे और सर सैयद अहमद ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा 1930 में मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की बात कही और 1932 में कैम्ब्रियन छात्र चौधरी रहमत अली ने मांगा नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट जारी किया। ये जो चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर नामक पैम्पलेट जारी किया और अलग राष्ट्र का नाम पाकिस्तान सुझाव किया। 1937 के चुनावों में कड़ी शिकस्त के बाद जिन्ना ने धर्म आधारित राजनीति को अपना लिया और इसे ऐसा रूप दे दिया कि भारत विभाजन तक जा पहुंचा। 1940 के मुस्लिम लीग के दौरान अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया। ग्वालियर जिन्ना 23 मार्च 1943 को लीग ने नारा दिया विभाजन करो और छोड़ो और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का नारा देकर भारत को गृह युद्ध में झोंक दिया गया। 1910 में मुस्लिम लीग की एक लंदन में खोली हुई जिसकी अध्यक्षता अमीर अली ने की और 1913 में पहली बार लीग ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए देसी रियासत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहीं पे आज के वीडियो में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े और उनसे जुड़ी उनकी आगे की नीतियों के बारे में पढ़े। देसी रियासतों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये भी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।